हेलो दोस्तों, आज देखने वाले हैं हम फॉर्म 121 जो कि रिप्लेस करता है पुराने फॉर्म्स 15G एंड 15H को, जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में थे। नए इनकम टैक्स एक्ट में फॉर्म 121 है। तो क्या है बेसिक्स इस फॉर्म के, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद समझेंगे जो पुराने फॉर्म्स थे 15G 15H और जो नया फॉर्म है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस किस मेथड को यूज करके आप इस फॉर्म 121 को फाइल कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने फॉर्म 121 फाइल कर दिया तो डिडक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी जो उसको आपने फॉर्म दिया उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फाइनली इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रीव्यू फॉर्म 121 का। शुरू करते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों ये फॉर्म 121? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने बैंक में एफडी किया हुआ है और बैंक जो है आपको इंटरेस्ट देता है। अब बैंक क्या करेगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट टीडीएस काट के आपको देगा। हो सकता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल ही ना हो सकता है जो आपका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और इसके अलावा जो आपकी इनकम है उन सबको मिला के आप टैक्सेबल स्लैब से नीचे आते हो, लेकिन बैंक आपका टीडीएस काट देगा। तो अब इस टीडीएस को रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, जबकि आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है बिकॉज योर इनकम इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट। तो ऐसे केस में आप बैंक को एक फॉर्म देते हैं जो फॉर्म 121 है, जो पहले फॉर्म 15G 15H होता था। ये देने के बाद अब बैंक आपके डिक्लेरेशन के बेसिस पे टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, ये है बेसिक जो फॉर्म 121 है, पहले 15G 15H होता था। अब क्या ये सभी इनकम्स के लिए कर सकते हैं सर? क्या मैं अपने एम्प्लॉयर को दे सकता हूँ? नहीं, ये सभी इनकम्स के लिए नहीं है। ये कुछ इनकम्स हैं जो डिफाइंड है, उन्हीं इनकम्स के लिए है। एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए, मेजरली ये यूज होता है बैंक में एफडी इंटरेस्ट के अगेंस्ट। इसके अलावा डिविडेंड, अगर आपका रेंटल इनकम है और रेंट में जो आपका टेनेंट है उसको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में यूज होता है। उसके अलावा अगर इंश्योरेंस कमीशन है उस केस में यूज होता है। उसके अलावा अगर आपने प्रोविडेंट फंड का अमाउंट विड्रॉ किया है, तो ये कुछ सर्कमस्टांस है जिसमें ये फॉर्म यूज होता है। दोस्तों, बिफोर वी मूव ऑन टू फॉर्म 121, पहले ये समझते हैं कि जो पुराने फॉर्म्स थे 15G एंड 15H, उन दोनों में आपस में क्या डिफरेंसेस थे। सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेबिलिटी का, कि 15G भरते थे जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी एज 60 से कम है, यानी जो सीनियर सिटीजन नहीं है, या फिर एचयूएफ्स के लिए। और 15H किसके लिए, उनके लिए होता था जो सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। नॉन रेजिडेंट्स के लिए फॉर्म दोनों ही कोई फॉर्म्स नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, इनकम लिमिट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कि 15G वो लोग भर सकते हैं जिनकी इनकम स्लैब लिमिट से कम हो। स्लैब लिमिट है 4 लाख रुपीज न्यू स्कीम में और 2,50,000 ओल्ड स्कीम में। और 15H वो लोग भर सकते हैं जिनका टैक्स पेएबल नहीं लो। दोनों में डिफरेंस ये है, 87A के रिबेट का डिफरेंस है कि 15H अगर आपकी इनकम सपोज 8 लाख रुपीज है, आप तब भी भर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपकी इनकम 8 लाख रुपीज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 8 लाख के इनकम पे टैक्स बनेगा 0। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आप नॉन सीनियर सिटीजन है और आपकी इनकम 8 लाख रुपीज है, तो आप 15G नहीं भर सकते, क्योंकि आपकी इनकम स्लैब लिमिट से तो ऊपर ही है ना। स्लैब तो सिर्फ 4 लाख रुपीज तक की टैक्स फ्री है। ये बहुत जरूरी डिफरेंस है जो अभी भी फॉर्म 121 में भी कंटिन्यूड है। अगला डिफरेंस है कि किस इनकम के लेवल तक इस फॉर्म को भरने की जरूरत ही नहीं थी। यानी जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं जिनको 15G भरना होता है, अगर उनकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 तक है ना, तो बैंक को टीडीएस वैसे ही नहीं काटना होता था, तो उनको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी। तो यानी अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है और आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ऊपर है, तभी ये फॉर्म भरने की जरूरत थी। उसी तरह से अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 15H भरने की जरूरत तभी है जब इंटरेस्ट इनकम 1 लाख को क्रॉस करे। ठीक है दोस्तों, दोनों में एक कॉमन पॉइंट था कि 15G और 15H आप तभी भर सकते हैं जब आपका पैन और आधार लिंक्ड हो। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपका पैन इनऑपरेटिव माना जाता था और आपका टीडीएस 20% पे कटता था। तो ये नए फॉर्म में भी है, फॉर्म 121 में भी आपका पैन और आधार लिंक होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों नए फॉर्म 121 में, जिसने रिप्लेस कर दिया है पुराने फॉर्म 15G 15H को। फॉर्म 121 एक यूनिफाइड फॉर्म है। यूनिफाइड फॉर्म यानी जो पुराने फॉर्म्स थे ना 15G 15H, अलग अलग नहीं। अब चाहे आप सीनियर सिटीजन है या आप नॉन सीनियर सिटीजन है या आप एचयूएफ है, तीनों ही केस में आपको फॉर्म 121 भरना है। अभी भी नॉन रेजिडेंट्स के लिए फॉर्म नहीं है। ठीक है, जो इनकम लिमिट था वो भी बिल्कुल सेम है। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 है तो आप भर सकते हैं, यानी अप टू 12 लाख तक की इनकम में आप भर सकते हैं। और अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपकी इनकम स्लैब लिमिट से कम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
जो थ्रेशोल्ड लिमिट था, किस लिमिट तक इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी सेम है जो पुराने थे 15G 15H में, कि अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 के इंटरेस्ट इनकम तक आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, और आप सीनियर सिटीजन हैं तो 1 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट इनकम पे आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 1 लाख को क्रॉस करता है तभी ये फॉर्म को भरने की ज़रूरत है। जो एक पेचीदा डिफरेंस है वो है ITR हिस्ट्री का। फॉर्म 15G 15H में आपको ITR हिस्ट्री नहीं देना पड़ता था, अब नए फॉर्म में आप 121 में आपको देना पड़ता है। आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ता है, आपको इनकम बताना पड़ता है कि कितने का आपने ITR फाइल किया है पास्ट 2 ईयर्स का, ठीक है। इसके अलावा जो पैन और आधार लिंकिंग के प्रोविजंस हैं वो भी बिल्कुल सेम है जो पुराने फॉर्म 15G 15H में थे, कि अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप फॉर्म 121 नहीं भर सकते, और अगर आप भरेंगे भी तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको TDS जो है 20% बियर करना पड़ेगा। दोस्तों, आप समझते हैं कि इस फॉर्म 121 को हम कैसे कैसे भर सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू फाइल दिस फॉर्म 121? सबसे पहला मेथड है आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करें और वहां से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉग्ड इन हूं। आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके सर्विसेज में जाके उसके अंदर टैक्स सर्विसेज होंगी, टैक्स सर्विसेज में जाके ये आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म 15G 15H पुराना फॉर्म का ही नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इस फॉर्म को मैनुअली भर के बैंक में सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप incometaxindia.gov.in के होम पेज पे जाइए। दोस्तों, ये ई फाइलिंग वाला वेबसाइट नहीं है, ये अलग वेबसाइट है incometaxindia.gov.in। इस पे आप जाइए, होम पेज में आपको दिखेगा इनकम टैक्स प्रोविजंस, उसके अंदर इनकम टैक्स फॉर्म्स आ रहा है, देखिए ये रहा। इस पे क्लिक करिए। अब इनकम टैक्स फॉर्म्स का ये टैब खुल गया, इसके अंदर फॉर्म नंबर एंटर करिए 121, सर्च करिए, ये देखिए आपका फॉर्म नंबर 121 आ गया। इसको क्लिक करिए, ये PDF में खुल जाएगा। इस फॉर्म को अब आप सेव करके फिल कर सकते हैं। फिल कैसे करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, जो तीसरा ऑप्शन है वो है एक यूटिलिटी के थ्रू भरना, लेकिन वो यूटिलिटी अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आज की डेट में आपके पास 2 ही मेथड्स हैं, एक है इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भरना और दूसरा है मैनुअली भरना। ये जो इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग वाला है ये तभी है जब आपका FD इंटरेस्ट वाला केस हो। अगर आपके टेनेंट को TDS काट के आपको देना है, सपोज आपके टेनेंट हैं, कोई बिजनेस मैन है या कमर्शियल रेंट है और उस कंपनी को TDS काट के आपको देना है, तो उस केस में ऑब्वियसली आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं भर सकते, आपको मैनुअली फॉर्म भर के अपने टेनेंट को देना पड़ेगा। तो ये अभी बेसिकली 2 ही इफेक्टिव मेथड्स हैं फॉर्म 121 को भरने के। अब दोस्तों, आपने ये जो फॉर्म भरा है इसको जो है जो बैंक है वो क्या करेगा, जब अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा तो गवर्नमेंट को आगे सबमिट करेगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को ये पता चल गया है कि आपने फॉर्म 121 भरा है और आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका इनकम स्लैब लिमिट से कम है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका टैक्स पेएबल निल है। तो इट इज़ पॉसिबल कि गवर्नमेंट बाद में इसको आपके ITR से मैच करे और आपके ऊपर पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा फॉर्म 121 फाइल करते वक्त। अब दोस्तों, हम एक काम करते हैं, जल्दी से फॉर्म 121 देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस फॉर्म को भरना है। दोस्तों, ये है फॉर्म 121 जो मैंने डाउनलोड किया था। इसमें आपको सिर्फ पार्ट A भरना है, पार्ट B जो है आपके लिए नहीं है। जिसको आप ये डिक्लेरेशन देंगे, यानी अगर बैंक को आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो बैंक ने पार्ट B भर के इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे सबमिट करना है। तो आपके लिए सिर्फ पार्ट A है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स है, जिसके अंदर नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन, स्टेटस में आपको डालना है कि आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट। सिर्फ रेजिडेंट के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो क्या वेदर द एज इज 60 ईयर्स और मोर, क्या आप सीनियर सिटीजन हैं, यस और नो भरना है इसके अंदर आपको। इसके अलावा ईमेल आईडी भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर भरना है। और 8वां पॉइंट है टैक्स ईयर, यानी किस ईयर के लिए डिक्लेरेशन भर रहे हैं। तो अप्रैल 2026 में अगर आप हैं अभी, तो टैक्स ईयर हो गया 26-27। ठीक है दोस्तों। अगला है डिटेल्स ऑफ इनकम, की किस इनकम के लिए आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है नेचर ऑफ इनकम, हो सकता है कि FD इंटरेस्ट हो या RD इंटरेस्ट हो, तो इंटरेस्ट इनकम आपको यहाँ भरना है।
इसके अलावा एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड, आपको ये एस्टिमेट करना है कि कितना इनकम है जिसके लिए आप ये डिक्लेरेशन भर रहे हैं। हो सकता है कि बैंक से आपको एफडी इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज मिले, तो आपको वो फिगर यहाँ पे भरना है। तो जितना आपको लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो फिगर आपको यहाँ पे भरना है। अगला है डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। हो सकता है आपने इसके पहले और भी फॉर्म 121 भरे हो, उसकी डिटेल्स आपको देनी है कि टोटल आपने कितने फॉर्म्स भरे हैं और उसका अग्रीगेट अमाउंट, अभी तक आप कितना फॉर्म का अमाउंट भर चुके हैं, यानी जो ये फॉर्म भर रहे हैं इसके अलावा। ठीक है। 12वां पॉइंट है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। टोटल कितना अमाउंट है जिसके लिए आप ये डिक्लेरेशन भर रहे हैं, जो कि बेसिकली आपका कॉलम 10 जो ये वाला फॉर्म प्लस इससे पहले वाले जो फॉर्म्स, इन दोनों का सम यहां आ जाएगा। 13th पॉइंट है एस्टिमेटेड टोटल इनकम, यानी हो सकता है इसके अलावा भी आपकी इनकम हो, तो टोटल आपका एस्टिमेटेड इनकम कितना है, इंक्लूडिंग कॉलम 12 में जो आप भर रहे हैं उसको इंक्लूड करते हुए आपका एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितना है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो पहले फॉर्म 15G 15H में नहीं था, कि जो पिछले 2 ITR हैं उनके एक्नॉलेजमेंट नंबर और कितना आपने इनकम डिक्लेयर किया है वो आपको भरना है। इसके अलावा डिक्लेरेशन पार्ट है, तो ये आपका फॉर्म आ गया जो आप भर के देंगे, जिसके बाद बैंक या जो भी आपको TDS काट के पैसा दे रहा है वो TDS नहीं काटेगा।